नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। विदेश मंत्री एस जयशंकर गुजरात पहुंचे। वहां पर उन्होंने बच्चों के हुनर को सराहा है। गुजरात के राजपीपला में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि मैं यहां 2 से 3 साल पहले आया था, लोगों की दिलचस्पी भी थी। मैंने MPLADS संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से यहाँ सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों को अपना हुनर दिखाने का अवसर मिल रहा है। मैं इन सुविधाओं को और बेहतर करना चाहूँगा। एक तो मैं करीब 2 साल पहले आया था यहाँ, 2-3 साल पहले आया था, तो मुझे लगा कि ये बहुत पुरानी संस्था है, माने इसका नाम है, मशहूर है, पर यहाँ लोगों को इंटरेस्ट भी था कि लोग आए मेरे पास, कहा कि अगर थोड़ी फैसिलिटीज़ बढ़ा दें तो ज़रूर वो बच्चों की रिस्पांस, पब्लिक की रिस्पांस होगी। तो मैंने थोड़ा MPLADS के तहत यहाँ जो फैसिलिटीज़ बढ़ाने की कोशिश की है। आप देख रहे हैं कि क्या फैसिलिटीज़ बनी है और इसका जो परिणाम जो है आपको दिखाई दे रहा है कि आप देख रहे हैं कि छोटे बच्चे भी आते हैं, तो बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। और तो आप वो देखिए, वो ट्रैम्पोलिन पे वो बच्ची जो है वहाँ, या ये जो बाकी लोग जो हैं वो अपना कर रहे हैं, उनको वहाँ देखिएगा। तो ये आप जानते हैं कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया, हमारी ये कोशिश है, मोदी सरकार की कोशिश है कि भारत में हमारी जो स्पोर्टिंग टैलेंट, इसको कैसे बढ़ाएं। और स्पोर्टिंग टैलेंट ग्रास रूट से बनता है कि हम जो है ऐसी जगह आए जहाँ नेचुरल टैलेंट है। यहाँ आप जानते हैं कि ट्राइबल लोग नेचुरली बड़े फिट हैं, उनकी एक वो क्षमता है, वो मैं क्षमता से ज़्यादा मैं कहूँगा वो टैलेंट, और उसको कैसे उभर के उनको अवसर, अपॉर्चुनिटी कैसे दिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक छोटा सा उदाहरण है कि जो मैं देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत वो अच्छा फील हो रहा है कि अभी कुछ अपने इसके MPLADS से कुछ करें तो उसका तुरंत परिणाम जब दिखाई देता है, जब देखते हैं कि किसी के जीवन में या किसी बच्चों के लिए वो अवसर दिया जाए कि वो अपना टैलेंट प्रकट कर सकें। तो मैं इसको अब आज जो कोच जो हैं उनके साथ मेरी बात भी हुई कि इसको कैसे और आगे बढ़ाएं, कि यहाँ फैसिलिटी जो है कैसे और इम्प्रूव करें, और ज़रूर मैं करना तो चाहूँगा। लगता है कि ये टैलेंट आगे जाके नेशनल, इंटरनेशनल में देख पाएंगे। देखिए, सब कहीं ना कहीं ऐसा ही होता ना कि हर स्पोर्ट्स में कहीं लोकल लेवल से शुरू होता है, और जो आज जो है भारत में ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं है जहां हमें ये पॉसिबिलिटी है कि हर स्पोर्ट में हम कुछ न कुछ कर पाए। और अगर आप ओलंपिक्स में देखेंगे, एशियन गेम्स में भी देखेंगे कि जहां आज हमारे लोग अच्छा कर रहे हैं, पहले किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि एथलेटिक्स में करेंगे या जिम्नास्टिक्स में करेंगे, कि जो स्पोर्ट्स का जो परिभाषा बहुत लिमिटेड थी, अब उससे हम लोग बाहर जा रहे हैं। और एक तो है कि भारत की देश की प्रतिष्ठा, पर यह भी है कि पूरे सोसाइटी को कैसे फिट रखें, क्योंकि ये टैलेंट का है पर हेल्थ का भी विषय है कि अगर हमको विकसित भारत को फिट भारत भी होना चाहिए ना। तो थैंक यू। बेल्जियम में भगोड़े मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने कहा है कि मेहुल चौकसी का भारत पर प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। बेल्जियम में भगोड़े मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर उन्होंने इस बात को भी कहा है कि भारत में जिन्होंने भारत में अपराध किए हैं और विदेश में संरक्षण मिल रहा हो, उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन वहाँ चुनाव लड़ेगा तो सभी कार्यक्रम और योजनाएं साझा होने चाहिए। हमने महाराष्ट्र, झारखंड में साझा घोषणा पत्र जारी किया। सीट बंटवारे पर भी चर्चा होगी। आना ही चाहिए। जिन लोगों ने देश में कोई ऐसा जुर्म किया है और विदेश में उनको कोई ऐसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, या तो किसी ऐसे देश में है जहां एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना हो, या वहां के कानून में उन लोगों को कहीं न कहीं कोई प्रोटेक्शन मिला हो, पर दो देशों के बीच में अगर वैसे संबंध हैं तो निसंदेह
जिस देश में गुनाह हुआ है पहले, उस देश को, दूसरे देश को ऐसे व्यक्तियों को सौंपना ही चाहिए। कल बिहार की मीटिंग है सर के अंदर अलायंस पार्टनर के भी लोग आपके साथ शामिल होंगे इसमें। बिहार में तो भी चुनाव है, बार बार ये सवाल उठते रहे हैं कि सीएम चेहरा कौन होगा, आरजेडी से होगा, कांग्रेस से होगा। आप क्योंकि बड़े नेता हैं सर, आप बिहार के चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, और कल की मीटिंग के बाद आपको लगता है कि जो अमूमन एक बयानबाजी होती है अलायंस सीट शेयरिंग को लेकर कि कांग्रेस को कम मिला, ज्यादा मिला, वो चीज नहीं होगी और पिक्चर एकदम क्लियर निकल जाएगी? निकल के आनी चाहिए। जब 7 चुनाव लड़ रहे हैं, 7 इंडिया अलायंस वहां पर चुनाव में भाग लेगी, तो सारी योजनाएं, सारे कार्यक्रम साझा बनने चाहिए, चाहे वो मैनिफेस्टो की बात हो। ये हम लोगों ने प्रयास भी किया और महाराष्ट्र में भी आपने देखा कि कॉमन मैनिफेस्टो निकला, झारखंड में भी आपने देखा कॉमन मैनिफेस्टो निकला, और एक प्लेटफॉर्म वहां भी तैयार थे। मैनिफेस्टो एक आधार या माध्यम भी बन जाता है कि इसमें जब साथ में बात कर रहे हैं तो आगे चीज भी साथ में होगी। मतदाताओं के पास भी ये संदेश जाता है कि नहीं, 4 पार्टियां हैं तो 4 मैनिफेस्टो नहीं भाई, कॉमन मैनिफेस्टो रहेगा। तो इसमें भी कॉमन निर्णय होंगे, सीट शेयरिंग के ऊपर भी बात होगी, और जो सबसे अच्छे जीतने के जिनके चांस हैं अलायंस पार्टनर के, किसी के भी उम्मीदवार के, उनको देखना चाहिए। मेरा इतना ये कम होना चाहिए। जीतेगा कौन ज्यादा, जिसकी उम्मीद है, एकदम निष्पक्ष तरीके से, जैसा एक पार्टी लड़ रही हो और समीक्षा करके बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट को आप टिकट देते हो, वही काम अलायंस को करना चाहिए। इस हाथ बैठिए और वो एडजस्टमेंट्स रहते हैं कि कौन कितना लड़ेगा, लेकिन हर अलायंस पार्टनर को उनके कैंडिडेट के जीतने के सबसे ज्यादा उम्मीद वाली सीटें मिलें। ये नहीं कि संख्या बैठ के सभी को जानकारी है, सभी सर्वे करा रहे हैं, सभी के पास फीडबैक है, तो सबसे अच्छे चांस जिस सीट में, जिस अलायंस पार्टनर के उम्मीदवार। देखिए, बिहार में इस साल चुनाव है और इंडी गठबंधन, इस चर्चा इंडी गठबंधन लगातार बैठकों का दौर है इंडी गठबंधन की ओर से, और इसको लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि खड़गे के साथ हमारी औपचारिक बैठक हुई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि आज औपचारिक ये बैठक होगी है और हम बिहार चुनाव के लिए रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, आज हम लोगों की औपचारिक मीटिंग है और हम लोग बात करेंगे, और आगे इलेक्शन में बिहार को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको हम लोग देखेंगे क्या होती है। नहीं, आज हम लोगों की औपचारिक मीटिंग है और हम लोग बात करेंगे, और आगे इलेक्शन में बिहार को लेके क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसको हम लोग देखेंगे क्या होती है। अब संशोधन विधेयक कानून को लेकर काफ़ी अलग अलग चर्चाएं हो रही है। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि यह काला कानून है। सचिन पायलट ने कहा है, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है, यह सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए बनाया गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन ने इसका विरोध किया है, लेकिन सरकार ने इसे संख्या बल के आधार पर पारित करवा लिया है। कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। ये बिल सिर्फ लोगों का ध्यान हटाने के लिए बनाया गया है। नहीं, हम सभी ने कहा है कि हिंसा कोई रास्ता नहीं है। इसमें हमारी पार्टी ने, इंडिया अलायंस ने पुरजोर उसका विरोध किया। जो सिलेक्ट कमेटी बनी उस कमेटी में विरोध किया, लेकिन सरकार ने संख्या बल के आधार पर उसको पारित करवा लिया है। लेकिन मुझे लगता है इसको सब लोग चैलेंज भी कर रहे हैं, जो न्यायपालिका का दरवाजा है उसको भी खटखटाएंगे। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो बिल बनाया है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बनाया है। जो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिए हैं, जो अर्थव्यवस्था के हाल हो गए हैं, जो ऐतिहासिक ऋण इस देश के ऊपर है, उस पर उससे ध्यान हटाने के लिए सरकार इस प्रकार की कार्रवाई हमेशा करती आई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर सरकार लोगों को विभाजित करना चाहती है। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में सत्ता पक्ष के नेता लगातार वक्फ कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं। राज्य के नगर विकास मंत्री सुधीर कुमार सोनू ने कहा है कि देश की बड़ी आबादी जन भावना के विरुद्ध ये वक्फ कानून है
राज्य के नगर विकास मंत्री सुदीप कुमार ने इस बात को भी लेकर कहा कि मेरा स्पष्ट मानना है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन भावना का सम्मान होना चाहिए। जब देश में कृषि कानून लाया गया था तब भी उसी किसानों के हितों में को बताया गया था। आज सरकार देश की बड़ी आबादी की जन भावना के विरुद्ध वक्फ कानून लाई है। निश्चित तौर पर देश की संसद और कुछ राजनीतिक दलों को जन भावना का सम्मान करना चाहिए। कल्पना सोरेन के रूप में आपको एक बड़ा निश्चित रूप से मेरा यह मानना स्पष्ट रूप से है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनभावनाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए था। जब इस देश में किसानों के लिए कानून लाए गए तो यह कहा गया कि ये किसानों के हितकर कानून है। 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत के बाद अगर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था ने उनके कानूनों को, कृषि कानूनों को किसानों के हितकर नहीं माना और वापस लिया, तो मेरा यह मानना है कि आज जिस तरीके से इस देश की एक बड़ी आबादी की जनभावनाओं के विरुद्ध वक्फ कानूनों को लाया गया है, निश्चित रूप से इस देश की संसद को, इस देश की राजनीतिक पार्टियों को जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। सर, कल्पना सोरेन वही राज्य के पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने भी वक्फ कानून को काला कानून बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने इसे सीधे सीधे काला कानून की संज्ञा दी है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से समय समय पर काला कानून लाया गया है। इनमें नोटबंदी, जीएसटी, कृषि कानून और वक्फ कानून शामिल हैं। उन्होंने कहा कि देश के असली मुद्दे जैसे महंगाई, बेरोजगारी की समस्या से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून लाए जाते हैं। पूर्व मंत्री ने कहा कि ज़मीनी स्तर पर इस तरह के कानून देश की जनता पारित नहीं होने देगी। जो काले कानून केंद्र की सरकार जब भी पारित करती है, जो देश हित में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है, यहाँ के किसानों मजदूरों के हित में नहीं है, यहाँ के अल्पसंख्यकों, यहाँ के आदिवासियों के हित में नहीं है, हमेशा झारखंड मुक्ति मोर्चा वैसे प्रस्तावों का, वैसे जो काले कानून है उनका विरोध करता है, चाहे नोटबंदी हो या जीएसटी हो या कृषि बिल हो, और आज जो वक्फ संशोधन बिल लाया है उसका भी, वो भी ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र में बैठी सरकार मूल मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए 4-6 महीने के बीच में कोई ऐसा मुद्दा ले आती है ताकि महंगाई, बेरोजगारी, जो किसान की जो हालत है उससे, सिंचाई, बिजली, आधारभूत सुविधाओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बस एक ही इनका मुद्दा है कि किसी तरह से ध्रुवीकरण करो, जनता के बीच फूट डालो, जो हमारे संविधान है आज उसको, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ करो और सत्ता में काबिज रहो। ये इनका मूल मकसद है, इसे हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे जितना भी बड़ा इनका बहुमत हो, चाहे जो भी जितनी भी इनका अहंकार हो, ये काम नहीं आएगा। जनता से सर्वोपरि कोई नहीं है और जनता अब ठान चुकी है कि इनके काले जितने भी बिल आएंगे, भले ही बहुमत के बल पर ये सदन में इसे पारित करवा लेंगे, लेकिन जमीनी रूप पर इसे नहीं पारित होगा। आगे बढ़ेंगे। प्रताप सिंह बाजवा मामले पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि यह शुद्ध बदले की भावना से दर्ज किया मामला है। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री भगवंत मान की इच्छा थी कि वे कब, कैसे, किस तरह से प्रताप सिंह बाजवा को जेल भेजने का काम करें या उनके खिलाफ FIR करें। 100% इसमें बदले की भावना की बू आती है। जिस तरह से मामला दर्ज किया गया है, जिस तरह से उन्होंने भगवंत मान ने उत्साह दिखाया और तुरंत अधिकारी पहुंच गए और फिर शाम को FIR दर्ज की गई, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह शुद्ध बदले की भावना से दर्ज किया गया मामला है। इच्छा थी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कि मैं कब, कैसे, किस तरीके से बाजवा साहब को जेल भेजने का काम करूं या उनके ऊपर FIR लॉन्च करूं। 100% इसमें बदलाखोरी की बू आ रही है। जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया गया है, केवल आधा घंटा पहले प्रताप सिंह बाजवा LOP लीडर अपना बयान न्यूज़ 18 को देते हैं और आधा घंटे के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री संडे वाले दिन, जाकि एतवार को, तैयार होके पगड़ी बांध के ये बयान दे देते हैं लाइव होके कि अब बाजवा पर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से उन्होंने उत्तेजना दिखाई और फिर तुरंत ऑफिसर पहुंच जाते हैं और शाम को 2 बजे FIR 2-3 बजे दर्ज कर ली जाती है। इससे अब
क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरासर बदलाखोरी की भावना से किया गया एक मुकदमा है। और बाजवा साहब क्या कह रहे हैं, ये तो अखबारों में है जो उन्होंने कहा है। अखबार ने ये कहा है, ये न्यूज़ है कि 55 हैंड ग्रेनेड पंजाब के अंदर आए, अभी तक 9 लापता हैं, 9 की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं कहा। केजरीवाल साहब ने बहुत कुछ कहा। ऐसे अगर आप बात करेंगे तो आपने भी मिसलीड किया जब आपने कहा कि गोल्डी बराड़ को हमने पकड़ लिया है और जल्दी ला रहे हैं। दैट इज अ मिसलीडिंग। आपने फिर आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज बनता है। और ये तो पंजाब का बच्चा कह रहा है कि हो सकता है कल को हैंड ग्रेनेड जो है कहीं और गिर जाए। मंदिरों पे गिर गए हैं। मिस्टर कालिया जो हैं हमारे बीजेपी के नेता, 48 दिन पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी थी कि मिस्टर किसी हिंदू लीडर के ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो रहा है। आप बार बार कह रहे हैं कि मेरी इंटेलिजेंस के पास कोई खबर नहीं है, मेरी सीआईडी के पास खबर नहीं है, क्योंकि आपकी जो सीआईडी और इंटेलिजेंस है वो तो केवल और केवल विरोधियों के घर में क्या हो रहा है, विरोधियों की मीटिंग्स में क्या हो रहा है। अभी 3-4 लड़के यहां घूम रहे होंगे, मेरे पीछे लगाए होंगे उनके फोन टेप करने। आपने तो पूरे पंजाब की इंटेलिजेंस और सीआईडी को किसानों और ऑपोजिशन विरोधियों के घर पे लगा दिया। आपके पास इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? अगर आपकी इंटेलिजेंस इतनी काबिल होती या आपकी सीआईडी, तो फिर मंदिर पे हमला कैसे होता? फिर को आपको पता लग जाना चाहिए था कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पे आज खालिस्तान लिखा जा रहा है। आपको दिल्ली की इंटेलिजेंस ने बता भी दिया, इसके बावजूद भी आपसे कुछ नहीं हुआ। आपके पास इनपुट थी सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की कि उसके ऊपर कभी ना कभी एम्बुश लग सकता है, आपकी फाइलें बता रही है और दिल्ली ने आपको अवगत कराया था। इसके बावजूद भी सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी हटा के आपने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो मेरा कहने का जो सारा मैं बात कहनी चाहता हूं, मौका ढूंढ रहे थे भगवंत मान किसी ना किसी तरीके से, जायज और नाजायज। जो बग्गा पे मुकदमा किया था, बेशक वो बीजेपी से, जो अलका लांबा पे हुआ था वो कुमार विश्वास पे हुआ था। ये सारे जो मुकदमे दर्ज किए, ये अपने आप को खुश करने के लिए और बदलाखोरी की भावना से। और ऐसे ये 2-4 मुकदमे नहीं है, ऐसे हजारों मुकदमे जो विरोधियों के। ईडी के समन के बाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से ही ईडी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सभी सवालों के जवाब देता हूं और देता रहूंगा। आपको बता दें कि दिल्ली के गुरुग्राम भूमि मामले में समन मिलने के बाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा अपने घर से ईडी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब भी मैं लोगों की आवाज़ बुलंद करूंगा, ये लोग मुझे दबाएंगे और एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा सभी सवालों के जवाब देता हूं और देता रहूंगा। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा ने यह भी कहा कि इस मामले में कुछ भी नहीं है। पिछले 20 सालों में मुझे 15 बार बुलाया गया है और हर बार 10 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की गई है। मैंने 23,000 दस्तावेज जमा किए हैं। वक्ता सबूत नहीं है, फिर से आज आपको दूसरा समन। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि जनता मान चुकी है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी सहयोगी पार्टी है। तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होगी। एनडीए बेचैन क्यों है? एनडीए को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि एनडीए बेचैन क्यों है, एनडीए अपने गठबंधन की चिंता करे। वहां मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं। महागठबंधन महाविजय करने जा रहा है। बिहार की जनता
ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान लिया है। क्या वजह है मुलाकात की? भाई हमारे सहयोगी हैं कांग्रेस पार्टी, तो दिल्ली में है तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात होगी, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। अरे भाई हमारे विरोधी एनडीए बेचैन क्यों है? एनडीए पहले अपनी पार्टी और अपने गठबंधन की चिंता करे। वहां तो कई मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, महागठबंधन महामजबूत है, महाविजय करने जा रहा है और बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को मान लिया है। ये तो हमारे विरोधी सहयोगी सब जानते हैं, लोकतंत्र में जनता मुख्यमंत्री बनाती है और श्री तेजस्वी यादव जी बिहार की जनता की पसंद है, उम्मीद है, भविष्य है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए विरोधी हमारे बेचैन हैं। हम चुनौती देते हैं कि हमारे एनडीए के लोगों में हिम्मत है तो बताएं कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ही होंगे चुनाव के बाद। सब लोग कहते हैं नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह शिंदे जी के साथ किया वही नीतीश जी के साथ करेंगे, ये सबको पता है। कई चेहरा, कल तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बीजेपी के श्री सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री होंगे। अब तो जेडीयू को मान लेना चाहिए कि सीक्रेट प्लान लीक हो गया बीजेपी का। एनडीए का साथ पशुपति पारस ने कल छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं दलित हूं इसलिए मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया, मुझे धोखा दिया गया। देखिए, दलित विरोधी बताया। जो लोग भी आज बीजेपी के साथ एनडीए में सहयोगी दल हैं, सबका हश्र वही होना है। अपने सहयोगियों को बीजेपी मतलब निकल जाता है तो पहचानती भी नहीं है। अभी कई दल और छोड़ेंगे, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है, कल फिर से पुलिस के वाहन पे झड़प मिला। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से आपसी भाईचारा खत्म किया जा रहा है, दंगा फसाद उन्माद करवाया जा रहा है, इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी जिम्मेवार है। बीजेपी का यही एजेंडा रहता है, नफरत फैलाओ, दंगा फसाद करो, भाई भाई में लड़ाई झगड़ा कराओ और राजनीति की रोटी सेको। लेकिन ममता दीदी वहाँ मजबूती से इन उपद्रवियों से, इन दंगाइयों से निपटने के लिए तैयार हैं और ममता दीदी के राज में कानून का राज है। कोई अगर गड़बड़ करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, कोई हो सबके साथ न्याय होगा। उन्होंने ये भी ममता बनर्जी ने लोगों से अपील भी की है कि आप प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं किसी भी बिल का, लेकिन हिंसा नहीं कर सकते। नहीं तो हिंसा का तो सिर्फ जो हमारे विरोधी हैं वही समर्थक हैं। दंगाई और उन्मादी पार्टी कौन है? तलवार बांटने का काम कौन कर रहा है? तो ममता दीदी तो हम लोग सब लोग कहते हैं कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है, अपना विचारों की लड़ाई है और इसमें गलत और सही जनता भी समझती है। तो सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी का एजेंडा सफल न हो, इसके लिए सब मिल्लत प्रेम शांति सद्भाव भाईचारा बनाकर रहें। अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि ममता बनर्जी कह रही है बंगाल में वक्त कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। वो ऐसा कैसे बोल सकती हैं? उनको गिरफ्तार किया जाए। देखिए, ये सब जो गिदड़ भपकी दी जा रही है, ममता दीदी मजबूत नेत्री है देश की, वो ये सब गिदड़ भपकी से नहीं डरती हैं। कानून और संविधान सबके लिए बराबर है और ये देश नियम कानून संविधान से चलेगा। कोई जबरन किसी पर जबरदस्ती कोई लाद नहीं सकता है। ट्रिब्यून ने भाजपा पे आरोप लगाया है कि बीएसएफ के द्वारा वहां पर हिंसा भड़काई जा रही है। नहीं, यहाँ तो देखिए बीजेपी का यही एकमात्र एजेंडा है। अब ये बंगाल में जो किया जाए। जयपुर में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरिवास के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी सरकार को ईडी के जरिए बीजेपी राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा जयपुर में अपने आवास पर ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरिवास ने कहा
कि आज वे जांच करने आए हैं, सर्च करने आए हैं, इनका सहयोग ज़रूर करेंगे। ईडी अपना काम करेगी और हम अपना काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि बीजेपी सरकार को ईडी के जरिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। आ सकती है तो आज ये जांच करने आए, सर्च करने आए, बिल्कुल इनको कोऑपरेट करेंगे। और इसमें ये आप जानते हैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, पहले भी ईडी कर चुकी है, अब ईडी तो बहुत जगह कर रही है पूरे देश में। तो ईडी अपना काम करेगी, हम अपना, मुझे कोई डर नहीं है, ईडी का भी जवाब देंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि भाजपा सरकार को ईडी के जरिए पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। आज आप जो भी कोई बोलेगा, ये भजनलाल शर्मा और इनकी सरकार ये समझ रही है ना कि प्रताप सिंह डर जाएगा। प्रताप सिंह खाचरियावास ना आज डरा है ना कल डरा है। मुझे इन सरकारों का इलाज करना आता है। फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी सरकार कान खोल के सुन ले, ईडी भेज दे, इनकम टैक्स भेज दे, कुछ भी भेज दे, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सांच को आंच नहीं, हम डरते नहीं है। बीजेपी सरकार कर रही है भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो डरे, हम नहीं डरेंगे। इसलिए ये मेरे कोई डर नहीं है, आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे सब काम करना आता है। जो एजेंसी आई है उसको तो केंद्र की भाजपा सरकार है, ऊपर डबल इंजन की सरकार है, ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की सरकार है। तो भजन पहले आपको नोटिस दिया गया? नहीं, आज तक कोई नोटिस नहीं मिला है मुझे। गलत बात, मेरे को या मेरे परिवार को ईडी ने कोई नोटिस नहीं दिया। डायरेक्ट सर्च करना मैं गलत मानता हूं। आप हमें नोटिस देते, हमें कोई सवाल खड़ा करते, हमें पूछते, हमारे ऊपर ईडी का कोई मामला नहीं चल रहा है। और ईडी बेवजह बिना नोटिस दिए, ईडी को पहले हमें बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी, फिर आप सर्च करने आते। आप अचानक सर्च करने आ गए। किस आधार पर कार्रवाई की गई, क्या बताया जा रहा है? कोई आधार नहीं है, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं आपको झूठा आधार क्यों बता दूं? वो सिर्फ सर्च की कार्रवाई है कि इस प्रेमिसेज में हम सर्च करेंगे। तो इस प्रीमिसेज में तो आप चिटफंड का कोई मामला बताया? कोई चिटफंड का मामला नहीं है। गलत बात। कौन सी चिटफंड का मामला है? हमारे ऊपर कोई चिटफंड की कोई एजेंसी नहीं है हमारी। हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है ईडी का। मैं क्लियर कर रहा हूं आपको, हमारे ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र की बीजेपी सरकार ने ईडी केंद्र की बीजेपी सरकार के अंडर में, डबल इंजन की सरकार से मैं ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। उस फैमिली के यहाँ पे बेवजह सर्च, प्रीमिसेज में सर्च, कितना ही सर्च कर ले, हमें किसी का डर नहीं है। पूरा सर्च करवाएंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे अधिकारियों को। लेकिन बीजेपी सरकार यदि बोलने पर इतना दर्द हुआ है, मैंने 2-4 दिन से मेरे लगातार स्टेटमेंट चल रहे हैं, 1.5 साल से, इनके दर्द चालू हो गया। इनके तो जो खिलाफ बोलेगा उसके यहाँ पे ईडी पहुंचेगी। और मेरे को पता था ईडी पहुंचेगी, तो मेरे को जब पता था तो मैं भी तैयार हूं। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, आप ही सरकार में नहीं हो, सरकारें बदलती रहती है, जमाना बदलेगा। जिस दिन राहुल गांधी आएगा उस दिन आपका क्या होगा वो अंदाज कर लो बीजेपी के लोगों। फिर आपने ये कार्रवाई शुरू की है, कल बीजेपी वालों के खिलाफ हम यही कार्रवाई करेंगे। तो डर तोड़ना लग रहा है, डरते तोड़ना है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी की जो जोड़ी है वो बेमेल जोड़ी है। उन्होंने कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों का एजेंडा एक दूसरे का कद कम करना है। आरजेडी कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस बिहार में फिर से अपना आधार बढ़ाए, और कांग्रेस चाहती है कि बिहार में आरजेडी का बड़ा भाई बना रहूं। यह दोनों के बीच आंख मिचौली का खेल है, ये बेमेल गठबंधन है। देखिए, कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन है ये बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखें। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे, और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का, और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है। दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।